हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम हिस्ट्री के चैप्टर को नए सिरे से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम एशियन हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक आगे बढ़ेंगे। तो आज से हम पूरा जीके और हिस्ट्री को हम एक लाइन से पढ़ते चले आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रागैतिहासिक काल और पूरे एशियन हिस्ट्री को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन में मानव के बंदर से लेकर मनुष्य बनने में उसमें हुई अतीत की घटनाओं का विवरण किया गया है। यानी जो हमारा इतिहास है वो हम जब से शुरू करेंगे जब मानव का अतीत शुरू हुआ था, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, वह हम पहुँचेंगे आधुनिक भारत के इतिहास तक, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता से होते हुए और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 महाजनपद, इन सभी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे इन वीडियो से। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है इतिहास का जनक? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास का अध्ययन सरल करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इतिहास का अध्ययन? 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं वे 3 भाग कौन से हैं। तो जिसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इतिहास को, जो पूरा इतिहास है हमारा, जो शुरू से लेकर जो आज मॉडर्न हिस्ट्री तक का जो इतिहास है, उसको आसान करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आग ऐतिहासिक, जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पाषाण काल के बारे में बताया गया है, जो आदि मानव काल से संबंधित है, ठीक है। और जो आग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड है, उसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें जो हमारे 16 महाजनपद थे उनको बताया गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मुगल और भी कई लोगों का आक्रमण हुआ था, उसका बारे में बताया है। और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अंग्रेजों का आना हुआ था और आज तक का जो समय चलता आया है, इसमें ऐतिहासिक काल में इन सभी को बताया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पाषाण काल था, तो इस काल में मानव को किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था और ना ही लेखन कला का ज्ञान था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इस काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान था, पर आज के समय में जो उस समय की लिपि थी उसको मनुष्य नहीं पढ़ सकता था। और जो ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड है, इस काल में मानव किसी न किसी लिपि का ज्ञान था और इस लिपि को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो इनमें जो अंतर है वो किस चीज़ का आ रहा है? लिपियों का। जो पाषाण काल है उसमें लिपियों का ज्ञान और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा में जो ज्ञान तो था लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें क्या है, लिपियों को पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जाता था और आज के समय में समझा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल के बारे में, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रगतिहास यानी प्री हिस्टोरी। तो मानव अतीत के उस भाग को प्रगतिहास कहते हैं जब मानव का अस्तित्व, यानी जो मानव था उसका अस्तित्व था लेकिन लेखन कला का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। तो विश्व इतिहास में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में लगभग 3200 ईसा पूर्व से माना जाता है। जो लेखन कला का जो आविष्कार है वह किसके समय से माना जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता के समय से माना जाता है, जो लगभग 3200 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इस तरह प्रगतिहास लगभग 33 लाख साल पहले हेमिनिन मानव द्वारा पत्थर के उपकरणों के प्रथम उपयोगों और 3200 ईसा पूर्व में लेखन प्रणालियों के आविष्कार के बीच की अवधि है, ठीक है। कब की अवधि है ये? 3200 ईसा पूर्व। तो जो लेखन प्रणाली है वे किस काल में शुरू हुई थी? मेसोपोटामिया सभ्यता के काल में शुरू हुई थी। तो इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार। यानी जो हिमयुग के मानव थे वे कहाँ रहते थे? अफ्रीका। तो वह एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान तक अपना विस्तार करने लग गए थे। आग पर स्वामित्व पाना यानी आग की खोज, कृषि का आविष्कार और कुत्ते व अन्य जानवरों को पालतू बनाना इत्यादि, ऐसी चीजें के केवल चिन्ह ही मिलते हैं। मतलब जो ये
चीजों के प्रमाण हैं वे किसके द्वारा मिले हैं, वे चिन्हों के द्वारा मिले हैं, जैसा कि पत्थरों के प्राचीन औजार व मानव पड़ावों के अवशेष और गुफाओं, यानी जो के अवशेष मिले हैं उनको किस तरीके से पहचाना गया, कार्बन डेटिंग के जरिए ये कितने पुराने थे, और जो पत्थरों के औजार मिले हैं और जो गुफाओं में चित्रकारी मिली है उन सभी के साक्ष्य पर इनको बताया गया है। तो पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हो चुका था, जो प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। ठीक है, पहिए के आविष्कार को क्या माना जाता है, प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार क्या था, तो याद रखिएगा पहिए का आविष्कार था जो प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव का वातावरण बहुत भिन्न था। अक्सर मानव छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। कैसे रहते थे, छोटे कबीलों में रहते थे, और उन्हें जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकार संग्रह का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो यानी उन्हें अपने पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता था, जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ता था, जिससे वे भोजन यापन करते थे। तो विश्व के कुछ हिस्सों में आधुनिक मानव से अलग भी कुछ मानव जातियां थीं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब जो विश्व में आधुनिक मानव से कुछ हटकर जो जातियां रहती थी, जो शरीर में काफी बड़ी हुआ करती थी, वो आज के समय में पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे कि यूरोप और मध्य एशिया में रहने वाले नियंडरथल मानव थे। ठीक है, कौन से, नियंडरथल मानव, जो एशिया और मध्य यूरोप यानी यूरोप और मध्य एशिया में रहते थे, जो विलुप्त हो चुके हैं। तो प्रागैतिहासिक में हम इन्हीं विभिन्न मानव प्रजातियों और उनके समाज के क्रमिक उद्विकास को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रागैतिहासिक को अपनी बहुत सी सामग्री मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, उद्विकास एवोल्यूशन और पुरातात्विक विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी से प्राप्त हुए हैं। जो भी हमें जानकारी मिली है वह इन्हीं तीनों के द्वारा हमें देखने को मिलती है। अब इतिहासकार जो प्रागैतिहासिक काल है उसको तीन भागों में बांटता है, यानी तीन युगों में बांटता है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग और तीसरा है लौह युग। यानी अब जो पाषाण काल, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उसको कितने भागों में बांट दिया, पाषाण युग, ताम्र युग और लौह, यानी तीन भागों में बांट दिया। अब पाषाण युग जब का समय जब औजार व हथियार केवल पत्थरों के बनते थे। ताम्र युग वे है जब औजार व हथियार कांसे या ब्रॉन्ज के बनने लगे। और लौह युग वे है जब औजार व हथियार किसके बनने लग गए थे, लोहे के बनने लग गए थे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण युग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाषाण काल का अध्ययन सरल करने के लिए इसे तीन काल में बांटा गया है, यानी पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। जिसे कहते हैं, पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल के बारे में। तो चलिए अब इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पाषाण काल या पाषाण युग में सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में ही क्या हुई थी, आंख की खोज हुई थी। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आंख की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में आंख की खोज हुई थी। इस काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। जो इस काल के मानव थे उनका मुख्य आधार क्या था, वे शिकार के ऊपर निर्भर रहते थे। इस काल के लोग बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। कैसा प्रयोग करते थे, मतलब जो कि पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। इस काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुरनूल, कर्नाटक के हुंसुगी, उड़ीसा के कुलियाना और राजस्थान के डिंडवान के शंगी तालाब के निकट, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघानपुर में मिली। जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका है उसमें गुफाओं द्वारा इसके साक्ष्य मिले, यानी गुफाओं में क्या मिली है, चित्रकारियां देखने को मिली है। तो इस काल में मनुष्य चित्रकारी करना जानता था। क्या करना जानता था, चित्रकारी करना जानता था। तो इसका प्रमाण किससे मिला है, भीमबेटका की गुफाओं, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो जो मनुष्य चित्रकारी करना कब से शुरू कर दिया था, यह पूरा पाषाण काल में ही उसने चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें लेखन सामग्री का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, तो वह सिर्फ चित्रकारी जानते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरा मध्य पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण युग के पश्चात, यानी पूरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल आया, जिसे उत्तरीय प्रस्तर का काल भी कहा गया। क्या कहा गया, उत्तरीय प्रस्तर का काल भी कहा गया। इस काल में मनुष्य पत्थर से निर्मित बहुत छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे, जो कि कैसे हुआ करते थे, काफी नुकीले हुआ करते थे।
जिनसे शिकार करने में काफी आसानी हुआ करती थी। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? फलक, पॉइंट, खुरचन, उत्कीर्णन, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, भेदिनी जैसे सूक्ष्म पाषाण काल के उपकरण थे। यानी ये किस तरीके के पाए जाते थे? चंद्राकार, उत्कीर्ण और खुरचन, पॉइंटेड और फलक तरीके के ये औजार पाए जाते थे। ठीक है। इसी काल में बागोर राजस्थान एवं आदमगढ़ एमपी से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यानी इस काल में क्या था? मनुष्य पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। तो इस काल में मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जो कुत्ता पालतू जानवर था वह किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल से वह संबंधित है। तो इस काल में मानव अस्थायी रूप से रहता था। कहीं पेड़, नदी आदि के पास वह अपना ठिकाना क्या करता था? बदलता रहता था। तो क्या कहा जाता है? इस काल में जो मानव था वह अस्थायी रूप से रहता था। तो ये है हमारा मध्य पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नव पाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक पीरियड। तो नव पाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास में एक अवधि थी। कैसी थी? मतलब इसमें क्या था? मानव आगे बढ़ने लगा था। तो इस काल में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था और साथ में पशुपालन करने का एक विविध तरीके से शुरू किया। पशुपालन तो किस में शुरू हो गया था? वे मध्य पाषाण काल में। लेकिन जो विविध यानी तरीके से जो शुरू हुआ था वे किस में हुआ था? नव पाषाण काल में विविध तरीके से शुरू हो गया था। तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने पहिए की खोज की थी। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मानव की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा था, जिस कारण कृषि और खेती करने में भी आसानी हुई। तो पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। तो एग्जाम में ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि किस काल में पहिए की खोज हुई थी। तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। तो इस काल में मानव से स्थायी आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया था। क्या हो गया था? इस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया था। और मध्य पाषाण काल में क्या था? वे अस्थायी रूप से रहता था, जो कि कभी नदी के किनारे, कभी पेड़ के ऊपर, इस तरीके से अपना ठिकाना क्या करता था? वे बदलता रहता था। तो इस काल में जो मनुष्य था उसने छोटी छोटी झोपड़ियों और गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। तो वे क्या हो गया था? एक स्थायी आवास बनाना उसने शुरू करके उसमें रहने लगा था। तो ये है नवपाषाण काल। अब बात करेंगे दूसरे के बारे में, जो है हमारा ताम्रयुग। यानी इसमें जो था ताम यानी तांबे की खोज हुई थी। तो ताम्र पाषाण युग, तांबा युग या नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। तो इसे किस युग के नाम से जाना जाता है? ताम्र युग या तांबा युग, जो कि नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ था, जो कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास की साथ ही मानी जाती है। आप एक बात याद रख लेना कि जो ये टॉपिक में जो डेट आती हैं, ये डेट फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो आपको डेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कई बुकों में अलग अलग डेट दिखाई गई है, तो आपको डेट पर ज़्यादा याद नहीं रहना है। आपको बस इतना याद रखना है कौन सी खोज किस काल से संबंधित है। ठीक है। तो इस काल में तांबे की खोज कर ली गई थी। तो इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। किस युग से जाना जाता है? कांस्य युग से भी जाना जाता है। तो इस काल में मनुष्य पत्थरों के औजारों के साथ तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था। ठीक है। पहले तो क्या था? नवपाषाण काल तक वे किसका यूज करता था? तो वे पत्थरों के औजारों का। तो याद रखिएगा, जो नवपाषाण काल है उसमें कैसे औजार यूज करता था? वे नुकीले। तो मध्य और नवपाषाण काल में कैसे औजार यूज करता था? नुकीले। और पूरा पाषाण काल में सिर्फ पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। और ताम्र युग जब आया तब इसमें तांबे के औजारों का उपयोग होने लगा। तो इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। यह राजस्थान में आहड़, उदयपुर व राजसमंद जिले में फैली हुई थी। तो ये कहाँ तक फैली हुई थी? राजस्थान में आहड़, उदयपुर व राजसमंद जिले तक फैली हुई थी ताम्र युग की सभ्यता। देखा जाए तो यह युग कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता से काफी पुराना माना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद ही सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो हम इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा युग आया था? लौह युग, यानी आयरन पीरियड आया था। तो लौह युग उस काल को कहते हैं जिसे मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो इतिहास में यह युग कांस्य युग के बाद शुरू हुआ था। तो अब याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी?
तो याद रखिएगा, सबसे पहले तांबे या कांस्य धातु की खोज की गई थी और दूसरी धातु कौन सी थी, लोहे की। तो यार समझ आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तांबे की खोज हुई, दूसरी धातु कौन सी थी, लोहे की। ठीक है। तो मध्य पाषाण युग में मनुष्य की किसी भी धातु का खनन कर पाने में असमर्थ था। जो मध्य पाषाण काल था उसमें जो मनुष्य था वह किसी भी धातु का खनन नहीं कर पाता था। तो कांस्य युग में क्या, कांस्य युग और लोहे की खोज के बाद क्या हुआ था, ये खनन करके धातुओं की खोज करने लगा था। लेकिन लौह युग में मनुष्य ने तांबे, कांस्य और लोहे के अलावा अन्य ठोस धातुओं की खोज की तथा उनका उपयोग भी सीख गया था। तो इससे क्या समझ आता है कि उन्होंने कांस्य और लोहे की तो खोज कर ली थी, साथ में अन्य धातुओं की भी खोज करके उनका उपयोग करने लग गया था। तो जो नवपाषाण काल से ही क्या था कि ये प्रौद्योगिकी के विकास में आगे बढ़ने लगा था। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें हम आग्नेय ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। धन्यवाद।